अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। हम इसके अंदर सॉल्युबिलिटी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन काइनेटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ इनको डिस्कस करने। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर ना हम जो बॉन्ड की टाइप है ना उसका इफेक्ट स्टडी करेंगे कि कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, से सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी की स्पीड यानी कि रिएक्शन काइनेटिक्स और आइसोमरिज्म वगैरह, क्या इफेक्ट क्या आता है। हमने असल में ये स्टडी करना है अगर बॉन्ड की नेचर चेंज हो जाए। तो हमारा जो आपका टॉपिक है डेट इज़ इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। ये यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, 3 डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हैं। इसको हम ना वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे हमारे कंपाउंड से मुराद 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा एक मतलब है कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी कि जिनमें जो बॉन्ड है वो डोमिनेंटली कोवलेंट है, या पोलर कोवलेंट है या नॉन पोलर कोवलेंट है। यूजुअली जब हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसमें जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड से बना होता है। जबकि जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हम ऐसे बॉन्ड की बात कर रहे हैं जिसमें, ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक होगा, यानी कि एटम्स से मिलकर बना हुआ कंपाउंड अगर तो चार्जेस पार्शियल रखे तो पोलर कोवलेंट होगा, नहीं रखता मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते तो कोवलेंट है। आयन से मिलके बना हुआ बॉन्ड आयनिक कंपाउंड होता है। यूजुअली मेटल और नॉन मेटल के मिलने से, जैसे सोडियम क्लोराइड मेटल, सोडियम है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हमने इन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी करना है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं ना, सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी को अगर मैं बहुत जनरल बयान करूं, मीन्स इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बजाय सिंपल डेफिनेशन से काम चलाऊं, तो वो ये है कि किसी चीज़ का हल होने की सलाहियत सॉल्युबिलिटी कहलाती है। कुछ की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ बहुत कम हल होती है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हल होती हैं एक ख़ास सॉल्वेंट के अंदर। वो ख़ास सॉल्वेंट के अंदर कुछ चीज़ें हल हो जाती है, कुछ होती नहीं है। ये इनके पीछे ना कुछ लॉजिक्स हैं। 2 तरह की बातें हैं, मैं इन 2 तरह की बातों को बताने जा रहा हूँ। पहली बात है, सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक जैसों को हल करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास हो रही है, फर्स्ट ईयर की क्लास है, 100 बच्चा बैठा है, वो सारे पाकिस्तानी हैं, उसमें से एक चाइनीज बच्चा आके बैठ गया, वो अलहदा ही नजर आएगा, मिक्स ही नहीं होगा। क्यों? लाइक डिसॉल्व लाइक। पाकिस्तानी बच्चा आके बैठता तो पाकिस्तानियों में मिक्स हो जाना था, वो अलहदा ही शक्ल सूरत का बच्चा नजर आएगा। हो सकता है वो लैंग्वेज भी अलहदा ही बोले, लेकिन समझो ऐसी बात मैं कर रहा हूं कि एक नॉन पोलर कंपाउंड को मैं पोलर कंपाउंड में हल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो आपस में हल नहीं होंगे। दिस इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेम चीजें सेम चीजों में हल होती है। तो इसका आसान लफ्जों में मतलब यह है कि पोलर पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होते हैं। अच्छा, सोलेबिलिटी होती कैसे है? सोलेबिलिटी होती कैसे है, देखें, ये एक आपके पास बीकर है और ये उसमें सोलवेंट है, से वाटर है, एक्वस सोलवेंट। एक्वस सोलवेंट का मतलब है वाटर का सोलवेंट, वाटर एज अ सोलवेंट। और ये आपने एक इसमें क्यूब डाल दिया किसी चीज का जिसको हल करना है। अब जो क्यूब है ना, क्यूब क्यूब इसमें होगी सल्यूट सल्यूट, क्योंकि क्यूब सल्यूट है ना, तो उसमें सल्यूट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसमें सल्यूट के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होगी। ये है सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के पार्टिकल से, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के पार्टिकल से इंटरेक्शन। अब ये इसमें तब हल होगा जब सल्यूट सल्यूट की इंटरेक्शन कम हो। किससे? सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। देखें, इसके अंदर ना पार्टिकल्स हैं 2 से, ये जो क्यूब है ना इसके अंदर ये 2 आपस में जुड़े हुए हैं एटम्स,
और ये आया वाटर का मॉलिक्यूल। ये जो दो छोटे दायरे बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, दे एक्चुअली आर हाइड्रोजन, और ये जो है ऑक्सीजन है। इसने इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप की। अब दूसरी तरफ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया और इसने इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप की। अब होगा यूं कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस को हल करने की कोशिश करें वाटर के मॉलिक्यूल बाय डेवलपिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेक्शन विद देम। अगर ये किसी तरह ब्रेक डाउन हो गई, इनकी आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हल हो जाएंगे इसमें। अदरवाइज वाटर मॉलिक्यूल जितना जोर लगा ले वो इसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, हल नहीं कर पाएगा। उसकी वजह क्या है कि सॉल्यूट की इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। सॉल्वेंट की इंटरेक्शन भी अगर आपस में स्ट्रांग है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन इन दोनों वैल्यू से वीक है, तो ये हल नहीं होंगे। इसको एक और पैराए में एक और तरीके से पढ़ते हैं। मैं बात करता हूं पहले आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स में अगर लैटिस एनर्जी यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स, लैटिस एनर्जी यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस जो है, लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ब्रेक आयोनिक क्रिस्टल इनटू इट्स आयंस। एक सर्टेन अमाउंट होती है एनर्जी की जो आयनिक क्रिस्टल को या 1 मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस को उसके आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। अगर लैटिस एनर्जी कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी से, नाउ व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। देखें लैटिस एनर्जी क्या है? आयंस की एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैयर करती है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मैयर करती है लैटिस एनर्जी। अब होता क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल इसके करीब आते हैं, ठीक है, और इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल का इसको सराउंड करना है और इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की कोशिश करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव चार्ज को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं और उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी का रिलीज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर द आयनिक कंपाउंड पार्टिकल, या आयन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो होगा यूं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन यानी कि आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो जिससे जो आपके आयंस हैं वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे और वाटर में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अगर तो लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो आपका आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा। अगर तो आपकी लैटिस एनर्जी, यहां लिख लेते हैं दूसरी सिचुएशन क्या है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयन। आसान लफ्जों में मैं बता रहा हूं, वैसे इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी जो रिलीज होगी जब आयन को सराउंड करें वाटर मॉलिक्यूल बानिस्बत लैटिस एनर्जी के जब आयंस आपस में मिलकर कोई आयनिक कंपाउंड बनाए या आयनिक कंपाउंड टूट के आयंस बनाए, यानी कि आयंस को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा हो और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो, तो ये इसको कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, क्रिस्टल के आयंस को अलहदा नहीं कर सकती और उसको डिसॉल्व नहीं कर सकती। सो ये आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपसे पूछें कि एक कंपाउंड है एक्स, वो पानी में हल क्यों नहीं हो रहा, आप आसान लफ्जों में कहेंगे कि उसके आयंस को अलहदा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एनर्जी है, और लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा। और अगर कोई आयनिक कंपाउंड हल हो जाता है तो इसका आसान मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम है, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। ये कंपेरेबल हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन समहाउ हम चलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ। कोवलेंट कंपाउंड एक्वस यानी कि वाटर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होते, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर इसलिए हल होते हैं क्योंकि उनकी वाटर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी डेवलप नहीं हो पाती जो उनकी आपस में होती है। वैसे भी लाइक डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो होंगे वो पानी में हल नहीं होंगे।
और अगर वो पानी में हल नहीं होंगे तो इसका आसान सा मतलब ये है कि आप अगर चाहते हैं कि उसे पानी में हल करें और स्टीर करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन आप अगर चाहते हैं कि बेंजीन वाटर में डिजोल्व हो जाए तो कोई फायदा नहीं है आपका मिक्सिंग करने का। क्यों? बेंजीन की वाटर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं डेवलप हो सकती, दोनों की नेचर डिफरेंट है। लिहाजा बेंजीन बेंजीन के साथ रहना पसंद करेगा, वाटर के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। लिहाजा जो लो डेंस लेयर होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो हाई डेंस लेयर होगी वो नीचे आ जाएगी, यानी कि दो लेयर्स बेंजीन और वाटर की सेपरेट हो जाएंगी। जिसकी वजह ये है कि अगर तो वो हल हो जाती तो आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो जाती, लेकिन अलहदा से बेंजीन की लेयर बन जाने का मतलब है उसने कोशिश की है कि वो आपस में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किए रखें। वाटर में इतनी एबिलिटी नहीं है कि बेंजीन मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। उसकी वजह क्या है? नेचर का फर्क है। सो कोवलेंट नॉन पोलर कंपाउंड, अक्सर कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में हल होना यानी कि नॉन एक्वस होते हैं, पानी में हल होना पसंद नहीं करते, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हल होना पसंद करते हैं। ओके, लेकिन कुछ हल भी हो जाते हैं। शुगर फॉर एग्जांपल, अल्कोहल फॉर एग्जांपल, एथेनॉल, मेथनॉल, ये हल हो जाते हैं वाटर में। उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि कोवलेंट कंपाउंड्स एक्वस सॉल्वेंट यानी कि वाटर में कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में तब डिसॉल्व होंगे जब वो पोलर हो, हाईली पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हो। अदरवाइज अक्सर व बेशतर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल नहीं हो पाते क्योंकि उनकी वाटर से नेचर नहीं मिलती। सो इनके लिए मैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करना पसंद करता हूँ। आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक्वस सॉल्वेंट यूज करना पसंद करता हूँ ड्यू टू द चार्जेस दे हैव। पोलर कोवलेंट कंपाउंड में फॉर एग्जांपल HCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। आइसोमेरिज्म पे आते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म एक्चुअली आइसोस मेरोस यानी कि सेम यूनिट्स का फिनोमिना है। होता क्या है, मींस इसकी थ्योरी क्या है? अगर टू मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखे और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला रखें तो हम कहेंगे कि ये जो है ना, ये एक आइसोमेरिज्म है फिनोमिना, और वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये हम फर्स्ट सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल बताता हूं मैं। देखें, एथेनॉल CH3 CH2OH, ये है एथेनॉल। फिर मैं बनाता हूं डाइमिथाइल ईथर। देखें, अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूं ना तो इसका फार्मूला बनेगा C2H6O, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C2H6O, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो लिहाजा ये एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएंगे। क्यों? स्ट्रक्चर डिफरेंट है मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब कंपाउंड्स में बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल हो। रिजिड और डायरेक्शनल पढ़ने के लिए मैं जरा सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को बताता हूँ रादर देन आयनिक बॉन्ड को बताऊं। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो रिजिड होता है और एक खास डायरेक्शन में होता है। रिजिड, डायरेक्शनल, ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको समझने के लिए आप ये देखें, मैं बनाता हूं CH3 CH4 बना लेते हैं, मीथेन। इनमें एक सर्टेन एंगल होता है, सर्टेन डायरेक्शन में ये बॉन्ड बना होता है। ये CH4 एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिनमें हर कॉर्नर टेट्राहेड्रल का एक हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहा है। ये सर्टेन डायरेक्शन में बॉन्ड बना हुआ है, सर्टेन ज्योमेट्री में बॉन्ड बना हुआ है, और ऐसा नहीं है ये रिजिड है बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि ये आप स्ट्रक्चर से हट के बात कर सकते हैं, डायरेक्शन से हट के बात कर सकते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना वो सर्टेन डायरेक्शन में बने होते हैं, उनकी डायरेक्शनल नेचर होती है। और दूसरी बात ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो रिजिड होते हैं ना वो डायरेक्शनल होते हैं। मसलन एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने सराउंड किया होता है सोडियम क्लोराइड में, और क्लोरीन को 6 सोडियम ने सराउंड किया होता है
एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर, आप जहां मर्जी से आयनिक क्रिस्टल के अंदर सोडियम क्लोराइड में सोडियम या क्लोरीन का यूनिट उठाएंगे तो उसके इर्द गिर्द जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो सेम होंगे। अगर आप कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं वाटर की, तो ये वाटर के बजाय अगर मैं यहाँ CH3 लिख लूँ तो ये मेथानॉल बन गया। मेथानॉल की बात करूँ तो इनमें सर्टेन एंगल्स होते हैं ज्योमेट्री के, ये सर्टेन डायरेक्शन में होते हैं, लिहाजा ये रिजिड होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और ये अपने इस बिहेवियर की वजह से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाने की एबिलिटी रखते हैं। सोडियम क्लोराइड में तो हर ऑपोजिट चार्ज को, या किसी भी आयनिक कंपाउंड में हर ऑपोजिट चार्ज को दूसरे चार्ज ने सराउंड किया होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्जेस ने सराउंड किया होता है, जिसकी मिसाल मैंने आपको सोडियम क्लोराइड में दी। लिहाजा अगर मैं यहाँ लिख दूं, ये आइसोमेरिज्म क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये रिजिड होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक कंपाउंड में चूंकि रिजिडनेस और डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता, ना ही वो नॉन रिजिड होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जिसकी वजह से वो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। लास्ट, रिएक्शन काइनेटिक्स। स्टूडेंट पहली बात सुन ले, ये आपके लिए मैं पहले ही डिफाइन कर दूं। आयनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन फास्ट होता है बानिस्बत कोवलेंट कंपाउंड्स के, तो कोवलेंट कंपाउंड्स का रिएक्शन स्लो होता है आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में। हाँ, आप इसको स्पीड अप कर सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स को बाय एडिंग सब्सटेंसेस लाइक कैटालिस्ट वगैरह। मैं ज़रा अपने टॉपिक की तरफ बात करता हूँ। आयनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन फास्ट क्यों होता है? देखें, एक शख्स, आप समझे आयनिक कंपाउंड में आयंस मौजूद हैं, वो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ऑलरेडी अपनी एक फील्ड डेवलप करके बैठे हुए हैं, यानी कि उनकी फील्ड में कोई भी ऑपोजिट चार्ज आया उन्होंने उसे पकड़ के खींच लेना, लिहाजा वो बहुत स्पीड से रिएक्शन करेंगे क्योंकि उनमें चार्जेस मौजूद हैं। आप इसकी एग्जांपल एक शख्स की लें कि अगर एक शख्स गुस्से में है, यानी कि उस पर एक चार्ज आया हुआ है नेगेटिव, और वो जा रहा है एक रास्ते में और उसे कोई शख्स टकरा गया, तो वो क्या करेगा? उसे लड़ना शुरू कर देगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अगर एक शख्स पे चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से मेरी मुराद ये है कि वो ना गुस्से में है ना खुश है, बस न्यूट्रली जा रहा है, और किसी ने टकरा गया तो वो बॉदर ही नहीं करेगा, वो रिएक्शन करने की कोशिश ही नहीं करेगा अनटिल अनलेस बार 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 उसकी टक्कर ना हो, तो उसे भी गुस्सा चढ़ जाएगा। यानी कि मैंने फैक्टर्स चेंज किए तो मैंने उसका भी रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया। आप समझे, वो दूसरा शख्स जो न्यूट्रल सा है डेट इज कोवलेंट कंपाउंड, और जिसपे चार्ज आया हुआ है वो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड अपने चार्जेस की वजह से बड़ी स्पीडीली रिएक्शन करते हैं। उनकी, अगर मैं रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करूं, दे आर वेरी फास्ट। देखिए, जब मैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड डालता हूँ ना, विद इन नो टाइम, किसी वक्त ज़ाया किए बिना वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये वाइट पीपीटीज क्यों बनते हैं? असल में होता यूँ है कि सिल्वर क्लोरीन से मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना लेता है और सोडियम नाइट्रेट से मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। सिल्वर नाइट्रेट पहले वाटर में सोलेबल होता है, सोडियम क्लोराइड भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लिहाजा ये दोनों आयंस की फॉर्म में एक्वस सॉल्वेंट के अंदर मौजूद होते हैं। और जैसे ही ये दोनों इकट्ठे मिक्स किए जाएं, एक्वस इनके सॉल्वेंट मिक्स किए जाएं, तो होता यूँ है कि सिल्वर फटाफट क्लोराइड आयन के साथ मिलकर सॉलिड बना लेता है और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलहदा हो जाता है, ये वाटर में डिसॉल्व रहता है। तो वाइट प्रेसिपिटेट बनने का मतलब ये है कि सिल्वर ने क्लोराइड आयंस के साथ फौरन बॉन्ड बना लिया और सॉलिड फॉर्म में अलहदा हो गया। ये रिएक्शन इन नो टाइम होता है, तो इसका मतलब इसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करूं, तो इनका रिएक्शन स्लो होता है क्योंकि इनमें कौन सा चार्जेस होते हैं। इनको हमें समटाइम टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर के ज़रिए, कैटलिस्ट के ज़रिए, सॉल्वेंट के ज़रिए या किसी भी फैक्टर के ज़रिए इनका रिएक्शन फास्ट करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजनेशन का आपने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ा, उसमें निकल कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर देना पड़ता है 200 to 300 डिग्री, तब जाके हाइड्रोजन ऐड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। अगर मैं उस सिनेरियो की बात करूं तो मैं निकल भी निकाल देता हूं, कैटलिस्ट भी निकाल देता हूं,
टेम्परेचर भी निकाल के बाहर रख देता हूँ और सिंपली कहता हूँ कि अल्कीन्स रिएक्शन करें हाइड्रोजन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करें हाइड्रोजन से, तो आप कुछ उससे एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। क्यों? मैंने कंडीशंस दी थी तो वो रिएक्शन तेजी से जा रहा था। लिहाजा कोवेलेंट कंपाउंड्स में एक तो आपकी जो चार्जेस ना होने की वजह से, दूसरा इनका बॉन्ड भी होता है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उतना आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन इनका जो रिएक्टिविटी होती है ना वो स्लो होती है, कम होती है। इनकी रिएक्टिविटी डायरेक्शनल भी होती है, इनकी रिएक्टिविटी डायरेक्शनल भी होती है। आपको स्टेरिक हिंड्रेंस वाला मैंने एक टॉपिक समझाया था कि अगर मैं टर्शरी अल्कोहल ले लूँ, या ऐसा कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लें। एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड एक कंपाउंड होता है, अगर मैं उसको रिएक्ट करवाना चाहूँ किसी न्यूक्लियोफाइल से तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस मैं उसको ऐसे सॉल्वेंट में ना डालूं जो पहले उसे आयोनाइज करे। जैसे वो आयोनाइज होगा उसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। विदाउट आयोनाइजेशन जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो स्पीड से रिएक्टिविटी नहीं कर पाता। आपने याद रखनी है 3 चीजें। सोलेबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की एक्वस सॉल्वेंट्स में होती है और एक्वस सॉल्वेंट में होती है, पानी में बेहतरीन सोलेबिलिटी होती है। लैटिस एनर्जी अगर कम है हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। आइसोमेरी कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर पोलर हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जैसे HCl है, HF है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एथेनॉल है, शुगर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं, जनरली होते नहीं है। आइसोमेरिज्म 2 मॉलिक्यूल्स अगर सेम फार्मूला मॉलिक्यूलर और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हो जैसे कि ये हैं तो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, फिनोमेना आइसोमेरिज्म है। कोवेलेंट कंपाउंड रिजिड और डायरेक्शनल होने की वजह से, एक सर्टेन वे में बनने की वजह से ये क्या करते हैं, शो करते हैं आइसोमेरिज्म। आयनिक कंपाउंड नॉन रिजिड नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें लाइन ऑफ अट्रैक्शंस जो होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव बोथ साइड्स पे होती हैं। और मैंने NaCl की आपको एग्जांपल दी है। रिएक्शन काइनेटिक आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड स्लो रिएक्शन करते हैं। आयनिक कंपाउंड इसलिए फास्ट रिएक्शन करते हैं क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ चार्जेस। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।